69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण में घपले का आरोप लगाने वाले कुछ अभ्यर्थी जो कोर्ट पहुंचे और न सिर्फ कोर्ट गए बल्कि 614 दिन तक लखनऊ में धरना देते रहे और इसके बाद इन्हीं के उस संघर्ष की कहानी है जिसकी वजह से हाई कोर्ट में आज इनके पक्ष में एक फैसला आया। कुछ इस तरह के अभ्यर्थी हैं, आप लोग से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कश्यप है। मैं दलित पिछड़ा संघ मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये जो माननीय न्यायपालिका ने अभी 13 अगस्त 2024 को जजमेंट दिया है, वो हमारी सबकी जो है अपील थी, उस पर एक सम्मानीय आदेश दिया है कि जो आप 69,000 की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2018 में भर्ती का विज्ञापन जारी करके इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी, उस भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को जो 27% संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है उसको मिलना चाहिए, उसकी जगह मात्र 3.86% और एससी को जो 21% रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसकी जगह मात्र 16.2% आरक्षण दे करके इस भर्ती का इत्थ्री कर दी थी। लेकिन 1/6/2020 को जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक 867 की एक लिस्ट जारी की और उसमें जो इस भर्ती का मुख्य पैरामीटर है, जो मेन मापदंड है, जिसमें ये पता चलेगा कि अभ्यर्थी का चयन क्यों नहीं हुआ और क्यों होगा, उस क्वालिटी पॉइंट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जानबूझ करके छुपा लिया, जिससे हमारे ओबीसी के लगभग 19,000 अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। कुल कितने आपके हिसाब से किल ओबीसी समाज के आने वाले कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती हुई? तकरीबन 34,000 के करीब जो है ओबीसी के अभ्यर्थियों की हुई, लेकिन उसमें अभी ओबीसी एससी की लगभग 34,000 भर्ती हुई है। अभी उसमें 18,000 और होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने भर्ती नहीं की, जानबूझ करके ये ओवरलैपिंग रोक दी, जिससे कि हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जो ओवरलैप करके ओपन कैटेगरी में जाते वहाँ से रोक करके हमको रिजर्व में ट्रीट कर दिया। अब आप लोग की उम्मीद क्या है? आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघर्ष करते रहे, अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? देखिए, जब भी मैं सरकार के रहनुमा, बेसिक शिक्षा मंत्री हो या जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी या जो भी ब्यूरोक्रेसी या विधायिका में जो भी सांसद विधायक थे उनके पास जाता था, मिलता था, उनसे जब कहता था कि इस भर्ती में इस प्रकार का घोटाला है, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं और ये हमको डांट करके हम लोगों को थोड़ा रूडली बोल करके भगा देते थे। कहते थे कि जाइए, आपने तो मुकदमा कर दिया है ना, जब अदालत का फैसला आएगा तो हम करेंगे। अब माननीय न्यायपालिका ने, सिंगल बेंच ने भी इस बात पर मोहर लगाई कि भर्ती में स्कैम हुआ है, डबल बेंच ने भी उस पर मोहर लगाई, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी इस बात पर मोहर लगाई कि भर्ती में स्कैम है। राज्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और एससी सभी आयोगों ने भी इस पर मोहर लगाई कि भर्ती में स्कैम घोटाला। अब आप चाह क्या रहे हैं सरकार से? आप सरकार से मैं यही चाह रहे हैं कि ना हमारी बात सुने आपने और ना आप अपनी बात माने। अब न्यायपालिका ने जो आदेश आपको दिया है उस आदेश का आप पालन करिए, जिससे जो नुकसान ओबीसी या एससी वर्ग का हुआ है उसकी भरपाई करें। तो जो शिक्षक सामान्य वर्ग के हैं जिनकी भर्ती हो गई है, उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था का भी कुछ कोर्ट में बात हुई है कि क्या हो? देखिए सर, एक्चुअली है ना कि जब ये भर्ती कर रहे थे तभी राज्य सरकार को कोर्ट ने रोक लगा दी थी और ये कह रही थी कि भर्ती प्रक्रिया आगे मत बढ़ाइएगा। लेकिन इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि लॉर्डशिप मुझे भर्ती कर लेने दीजिए, क्योंकि हमारे पास शिक्षकों की कमी है। हम अगर भर्ती नहीं करते हैं तो हमारे नौनिहालों का भविष्य खतरे में जाएगा। तो एक प्रकार से कोर्ट को भी लगा कि क्यों बच्चों का भविष्य गर्त में जाए, इसलिए इनको परमिशन दे दिया और फिर कहा कि भर्ती तो आप कर रहे हो, लेकिन ये भर्ती महेंद्रपाल एंड अदर्स की रिट पिटीशन के अधीन रहेगी। भविष्य में जो भी आदेश आएगा उसका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना एक्सपेक्टेशन दिया था, अपना सहमति दी थी कि ठीक है, जो भविष्य में आदेश आएगा मैं उसका अनुपालन करेंगे। तो अब माननीय न्यायपालिका ने आदेश किया है, उसका आप सा सम्मान जो आखिर सवाल ये कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, तो फिर कहीं अटकेगा तो आप लोग क्या तैयारी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है तो वहाँ भी जाके लड़ेंगे? देखिए, मरता ना तो करता क्या। अब हमारे सामने समस्या ये है कि अगर ये कंप्लायंस नहीं करती, हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हमारे ही जजमेंट को चैलेंज करेगी, तो जाहिर सी बात है बिना हमको नोटिस आए, हमारी बातें सुने या हम अपना कंटेंशन नोट कराए तो आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो कोर्ट को जो हमने यहाँ बताया है वही मैं वहाँ बताऊँगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपका क्या नाम भैया? भास्कर सिंह। भास्कर जी, आप भी उसी रिजर्व कैटेगरी के? एप्लीकांट हैं, ओबीसी कैटेगरी से। जी जी। तो अब आप लोगों ने इस 6 साल में, चूंकि 2018 से प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हुई थी और 2024 है, तो 6 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव सर यही हुआ कि हम लोग इतने 6 सालों से
चूँकि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद है, वो तो आप लोग खुद देख रहे हैं, कोई भी नई भर्ती नहीं निकल रही। तो हम लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो भी अन्य संसाधन है उनसे जीविका चला रहे हैं। लेकिन अब चूँकि ये इतना बड़ा मुद्दा था, एक सपना था कि हम लोग शिक्षक पद को सुशोभित करेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे, तो जब इन्होंने हमारे सीटों का नुकसान किया तो उसको लेकर के हम लोगों ने सड़क से सदन तक पूरी लड़ाई लड़ी। और जब इन लोगों ने उस बात पर नहीं गौर किया, हमारी बातें नहीं मानी, तो मजबूर में हम लोग न्यायपालिका की शरण में गए और न्यायपालिका ने जो अभी आदेश आया है उसमें हमारे साथ न्याय किया और ये कहा है कि जो दलित पिछड़ों की 19,000 सीटें हैं उन पर जो है इन लोगों को कंसीडर करते हुए अपॉइंटमेंट दीजिए। तो अब एक 3 महीने का तो अभी लिस्ट बनाने को कहा है, लिस्ट जारी होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, सरकार क्या फैसला लेगी नहीं कह सकते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो फिर एक नई लड़ाई। अब सर चूंकि जब इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब अगर सरकार कहीं भी जाना चाहे, इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएगी, तो वहाँ जाने के लिए विवश रहेंगे, क्योंकि हाफ वे जा करके तो नहीं छोड़ सकते ना, कि अब इतने संघर्ष किया, इतनी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, लाठी खाई, हर तरीके से कोर्ट में मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हम लोगों को तोड़ा गया, उसके बावजूद यहाँ तक हम ला करके जो जजमेंट आया है हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो अब अगर सरकार कहीं भी जाएगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं अपनी लड़ाई, जो कंटिन्यूअस करें। लगातार बीजेपी के भी जो नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, अखिलेश यादव ऑपोजिशन के नेता हैं, बीजेपी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये सब आप लोग का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इन नेताओं से भी आप मिलेंगे या मिले हैं इससे पहले? कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो दलित पिछड़ा वर्ग से नेता आता हो, उससे तो एक बार नहीं, कम से कम हम लोग 10-10 बार मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात गई है, जितने भी सेक्रेटरी हैं, बीएसएज हैं, सबसे हमारी मुलाकात ना केवल हुई बल्कि उन तक पूरा मुद्दा हम लोगों ने पहुंचाया कि क्या इसमें हो सकता है, कैसे हो सकता है, हर तरीके से हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन हमारी किसी बात पर गौर नहीं किया गया। आखिर में मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वास्तव में आप सबको एक समान नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम भी जिस प्रदेश के आप मुखिया हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं, तो 6 महीने का संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं होता, बहुत 6 साल का संघर्ष छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। 6 साल गोल्डन ईयर्स होते हैं बच्चों के। तो अब उनसे निवेदन इतना ही कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, हम लोग आपके बच्चे हैं, कम से कम अब तो हमारे अधिकारों को देने का कार्य करिए। तो ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसकी शुरुआत शिक्षा मित्रों के समायोजन से हुई और उसके बाद एक कभी नंबर का विवाद हुआ तो कभी आरक्षण का विवाद हुआ, और इस तरह के विवाद होते होते कोर्ट कचहरी के बाद अब डबल बेंच ने इन ओबीसी समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन अब सरकार को तय करना है कि वो कोर्ट के फैसले का कंप्लायंस कैसे करेंगे, और क्या सवाल ये भी कि क्या सरकार ऊपर की अदालत जाएगी इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही दशा में जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं असर उन पर पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनकी नौकरी जाएगी तो उन पर असर पड़ेगा, और अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो इन पर भी। तो क्या होगा ये देखना बेहद रोचक भी होगा और बेहद ये गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार का फैसला उम्मीद है बहुत जल्दी आ जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।